नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं मैथ का एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक। आज हम केवल फार्मूला के बारे में आपको बताएंगे और ये बेस्ट से बेस्ट फार्मूला लगेंगे। आप अपने लिए जो भी हो कलम को भी लेकर अपने बैठ जाएं, और या अगर नहीं है तो आप बेहतर तरह से ढंग से जहां भी है बैठ के आराम से देखें। आज मैं जो फार्मूला आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत बेहतर और लाजवाब लगेंगे। देखिएगा किस तरह से आपके फार्मूला को हर एक सवाल का, जैसे कहने का मतलब है पहला चैप्टर रियल नंबर का है, वास्तविक संख्या में जो जो फार्मूले होते हैं उसको लिखें। उसके बाद पोलिनोमियल्स में है जो इसे बहुपद बोला जाता है। इस तरह से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण उसका भी फार्मूला लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी समांतर श्रेणी का। हम लोग जो भी हो सके आप आधा चैप्टर तक लगभग हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पहला चैलेंज हम लोग लेके चलते हैं आपके लिए। यहाँ रियल नंबर लिया है। रियल नंबर में का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे बेस्ट एक फॉर्मूला, दो तीन फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। पहला फार्मूला ये होता है, आपको कहा जाए ए बराबर यूक्लिड विभाजन। आप नाम सुने होंगे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये बात को अपने याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन में ये बहुत बेहतर और शानदार फॉर्मूला है। आर को क्या माना जाता है? शेषफल माना जाता है। शेषफल माना जाता है। इसी तरह से ए को क्या माना जाता है? ए को माना जाता है भाज्य। इसी तरह से बी को क्या माना जाता है? भाजक। और क्यू क्या माना जाता है? भागफल। भागफल अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं, ए इधर बी लिख देते हैं, इधर क्यू लिख देते हैं, और जी जो नीचे आ रहा है वो रेस्ट में। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? भाजक बोलते हैं आमतौर पे, भाजक। इसे भाज्य, इसे भागफल और इसे शेषफल आप बोलते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। साथ ही साथ इसे और भी देखा जाए, थोड़ा सा और कंक्लूजन आपका क्लियर कर दें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें कॉमा देकर एक और बात ये अपना याद रख लीजिए, कॉमा दे या ना दे, इसमें याद रखिएगा जो जीरो होता है, ये जो जीरो होता है, जो आर का मान है या तो बराबर हो सकता है, नहीं तो कभी भी आर 12 हो सकता है। आर का मान जो होगा जीरो से या तो बराबर हो सकता है, नहीं तो 12 हो सकता है। और जो ए का वैल्यू होगा वो हमेशा ही आर से 12 होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत तरह से पूछा जाता है, बहुत शानदार ये प्रश्न है। तो यूक्लिड विभाजन में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। दूसरा हम फॉर्मूला लिखते हैं। आप भी इस बात को याद रखिएगा। यहाँ दूसरा फॉर्मूला होता है आपको दो संख्या का गुणनफल क्या होता है मेरे भाई? दो संख्या का गुणनफल मौसा गुने लौसा होता है। मौसा गुने लौसा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा गुने लौसा। देखिए हम लिख रहे हैं, यानी ए, दो संख्या अगर ए है और बी है, इसका मौसा को हम एचसीएफ से दर्शा सकते हैं और लसा को एलसीएम से दर्शा सकते हैं। या फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है। इस पर कई सवाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल आपको दे देता है, अगर एचसीएफ आपको इस तरह से दिया जाए, अगर एचसीएफ मान के चलिए एचसीएफ ए कॉमा बी है तथा एलसीएम ए कॉमा बी है, तो आपको मौसब और लौसा क्या होगा? मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप इसका वैल्यू ए गुने बी मार लीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी संख्या इस पे लिखा जाए, जैसे ए की जगह पर अगर 30 लिखा जाए और यहाँ पे 20 लिखा जाए, फिर यहाँ पे वही बात 30 लिखा जाए और 20 लिखा जाए, तो इसका गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 600 होगा। ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा एक तरह से पूछ लिया जाता है यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल में, ठीक है। मौसा, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुने लसा होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूला की एक बार और हम विचार करके आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि मौसा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, मौसा बराबर क्या होगा। तो अभी आपने देखा है ये पहली संख्या गुने हम दूसरी संख्या यहाँ पे लिखे थे, मौसा मौसा गुने लसा लिखे हुए थे। तो मौसा आपसे पूछा यह यानी मौसा पूछा है, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या ये जो लसा होगा इसके डायरेक्ट नीचे यानी हरों में जाएगा, लसा कहाँ चला जाएगा, तो बटा के रूप में चला जाए। आपसे केवल लसा पूछ लिया जाए, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपसे पूछा जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी दोनों संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ होगा। अर्थात आपको पहली संख्या भी पूछा जा सकता है, पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो मौसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या हो गया, या फिर आपसे दूसरी संख्या बराबर पूछा जा सकता है, मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। एक ही फॉर्मूला आप यही केवल याद रखिएगा तो सब फॉर्मूले काम चले जाएंगे, ठीक है। इतना में आपका पहले चैप्टर का जो है खत्म होता है। कभी कभी ये भी सवाल दे दिया जाता है, कभी कभी बच्चों को फंसाने के लिए दे देता है। अब देखो कोई वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, और वो हो सकता है व्यक्ति ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, कोई भी कितना भी व्यक्ति दौड़ा जाए, किसी पॉइंट से जब दौड़ना शुरू करता है और एक ही जगह पर फिर आके मिलता है, ठीक है, और फिर रनिंग लगाए, फिर रनिंग लगाए, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अगर 3 धावक ए बी सी है, ठीक ना, बात को समझिएगा ठीक से, ए बी सी है, अगर ए 10 सेकंड में इस दौड़ को दौड़ता है, बी 15 सेकंड में और सी मान के चले 20 सेकंड में, तो दोबारा वो कब एक साथ एक ही बिंदु पर मिलेंगे। यानी पहली बार यहाँ से दौड़ना शुरू किए तो दूसरी बार कब मिलेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा, इन तीनों का आप एलसीएम कर लीजिएगा 10, 15 और 20 का, जो परिणाम आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, अगला एक्सरसाइज का हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया। मैंने आपको यूनिट विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताया, जिसमें जीरो जो होगा बराबर हो सकता है आर का, और ए का वैल्यू जो होगा हमेशा ही बड़ा होगा। दूसरा मैंने आपको यह बताया दो संख्या का गुणनफल और क्या होता है, मौसा गुने लसा होता है। मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया गया और उस पर सारे सवाल भी मैंने दिखा दिए। तीसरा मैंने आपको यह बात बताया कि अगर धावक 3 है और दौड़ रहे हैं तो उसका क्या निकालेगा, एलसीएम निकालेगा। कोई भी धावक दे दिया जाए, 4 धावक दे, 5 धावक दे या 10 धावक दे, तो उसे आप हमेशा ही एलसीएम करके निकाल लीजिएगा। अगर वृत्ताकार मार्ग पे दौड़ रहे हैं तो, या फिर आयताकार मार्ग पे दौड़े तो, ठीक है ना, इस बात को अपना याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल अगला जो आपका मिलेगा जो होगा बहुपद का। बहुपद में कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद है तो हम लोग बता दिए। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश थोड़ा सा इसमें देखने में सब, चलिए इसका इंग्लिश हमने लिखा था इसलिए मैंने देख लिया, थोड़ा गलती हो गई, डबल ए लगाने वाले थे। चलिए द्विघात बहुपद के लिए आपको अगर द्विघात बहुपद में दिया जाए, सॉरी बहुपद में दिया जाए, तो बहुपद में कभी भी यह बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर एक घात का होगा तो वो होगा रैखिक। अगर 2 घात वाला हो, 2 घात का होगा तो उसे बोला जाता है द्विघात। अगर आपका 3 घात का हो, अर्थात 3 घात वाला हो तो इसे बोला जाता है त्रिघात बहुपद। अगर 4 घात वाला हो, 4 घात का हो तो इसे चतुर्थ घात बोला जाता है। यानी एक घात का अगर देखा जाए समीकरण क्या होगा, एक घात वाला समीकरण आपके सामने अगर लिखा जाए तो इस तरह से होगा एक घात का समीकरण, x + 1, ये घात वाला होगा क्योंकि इस पर पावर कितने हैं, 1 है। द्विघात वाला कह दिएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं स्क्वायर किसी में देकर, तो इस 2 घात वाला का 2 घात होगा, यहाँ 2 घात मैंने लिखा। त्रिघात के लिए इसी तरह से हम लिख सकते हैं x³ - 1, ये त्रिघात होगा। चतुर्थ घात के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x4 + 6x² प्लस मान के चलिए -8x - 8, ये चतुर्थ घात वाला हुआ।
तो आपसे पूछ लिया जाता है रैखिक बहुपद का कितना घात होता है, ठीक उसके उल्टे एक घात का बहुपद को बोला जाता है रैखिक। तो आपसे पूछ लिया जाएगा रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक घात का जो होगा शून्य कितना होगा, तो 1 होगा। द्विघात का शून्य कितना हो सकता है, 2 होगा। इस तरह से त्रिघात का शून्य यानी त्रिघात का शून्य कितना होगा, तो 3 होगा। चतुर्थ घात का शून्य कितना होगा, तो 4 होगा। इसमें मैंने 5 ऑब्जेक्टिव बता दिए। फिर समझिए, एक घात वालों को रैखिक बोला जाता है, दो घात वालों को द्विघात बोला जाता है, तीन घात वालों को त्रिघात बोला जाता है। इसी तरह से 4 घात वालों को चतुर्थ घात बोला जाता है। ठीक इसी तरह से आपके लिए पूछ लेगा रैखिक बहुपद का कितने घात होता है, 1। द्विघात का कितना घात होता है, 2। त्रिघात के लिए कितना घात होता है, 3। इस तरह से चतुर्थ घात के लिए कितना घात होता है, तो 4। ठीक है, तो आप इन सवालों को ऐसे बना सकते हैं। जैसे द्विघात के मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, द्विघात बहुपद में बोला जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद में आप इस बात को याद रखेगा, द्विघात बहुपद तभी होगा जब a b और c जो होंगे एक पूर्णांक होगा। ठीक है, जिसमें या फिर इसे कह सकते हैं परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या ही मान लिया जाए तो ठीक रहेगा। तो ax² में और bx प्लस c में जो a का वैल्यू है और b का जो वैल्यू है और c का जो वैल्यू है, सारे पूर्णांक होंगे या परिमेय संख्या होंगे। जिसमें बोल लिया जाता है कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं है। अर्थात यह जो मान होगा हमेशा ही वैल्यू होना चाहिए, यानी 0 के समान नहीं होना। जैसे कहने का अर्थ है कि अगर 2x प्लस 3, क्या इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, तो द्विघात बहुपद हम नहीं कहेंगे, क्योंकि x कहा है कि x का स्क्वायर होना चाहिए। क्या इसमें x स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, तो नहीं, इसे द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम कहेंगे 3x³ प्लस 6x, ये तो त्रिघात हुआ। अब द्विघात पूछेगा तो ये तो कभी भी नहीं होगा। इसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए x/4 प्लस 10, क्या ये द्विघात है, इस पर 2 घात है, तो नहीं, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर कह दिया जाए x² प्लस 6x माइनस 10, क्या द्विघात बहुपद है, तो ये वाला द्विघात बहुपद है। तो आपको द्विघात बहुपद में ये बात आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद तभी होगा कि ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए, जिसमें a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद में जब भी निकाला जाता है तो शून्यक निकाला जाता है। मैं फॉर्मूला के बारे में ही लिख रहा हूं, अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपको एक ये नाम आप पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का एक और नाम है, इसका अल्फा प्लस बीटा का एक और नाम है मूलों का योग। इसका प्यारे बच्चों एक और नाम है शून्यकों का योग या फिर मूलों का योग या फिर अल्फा प्लस बीटा, तीनों का ही फॉर्मूला होगा -b/a। यानी जो भी वैल्यू यहाँ होगा b का यहाँ पे हम रख देंगे और a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे रख देंगे, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला एक है अल्फा इंटू बीटा। इसका भी नाम होगा मूलों का गुणनफल। इसी तरह से इसका नाम होगा शून्यकों का गुणनफल। इन तीनों को एक ही नाम से बराबर में जाना जा सकता है। क्या जानेंगे मेरे प्यारे भाई, तो c/a होता है। तो द्विघात बहुपद में ये आप बात को याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अगला समझते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में मेरे प्यारे भाई, त्रिघात अगर आपसे पूछा जाए, त्रिघात में होता है ax³ प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जिसमें a का मान क्या नहीं होना चाहिए, a = नॉट 0। इसमें a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद में भी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें भी 3 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें 3 शून्यक होंगे, कौन कौन होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा या फिर गामा होगा। तो 3 फॉर्मूला होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है माइनस बी बटा ए होता है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है सी बटा ए होता है। ठीक इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। ये गांठे बांध लीजिएगा इन तीनों फार्मूले को, इसमें से पूछे जाते हैं और बेहतर से बेहतर सवाल आप बना सकते हैं। ए का जो वैल्यू है यहाँ लिखेगा एक्स क्यूब के साथ लिखेगा, बी का जो वैल्यू है स्क्वायर के साथ लिखेगा, इसी तरह सी का जो वैल्यू है एक्स के साथ लेगा और डी का अंक कोई भी गिनती का अंक ये नंबर से हो सकता है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का है। ठीक, इसमें इस दूसरे एक्सरसाइज में यही आपकी बातें पूछे जाएंगे। तीसरा एक्सरसाइज आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा एक्सरसाइज आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो तीसरा हम पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा मेरे भाई, जैसे a1x प्लस b1y बराबर हम लिख देते हैं, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं c1 प्लस बराबर इक्वल टू 0। यहाँ इसी तरह से लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इसमें भी तीन फॉर्मूले होते हैं। तीनों फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा और किस तरह से हम लिख रहे हैं बार बार अपने कॉपी में ऐड करिए और उसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 2025 का जब एग्जामिनेशन आप दीजिएगा तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर पाइएगा। मैथ में तो आपको हो सकता है 99 नंबर तक पहुंचा दें। ठीक है, हो सकता है 100 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो अनेक हल के लिए होता है फॉर्मूला a1 बटा a2, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। इसका नाम है अनेक हल। एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है संगत। ये बात को याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। इसको बोला जाता है कोई हल नहीं। इसका एक और नाम बोल लिया जाता है कि ये जो है समांतर है, इस बात को याद रखिएगा, इसे समांतर भी बोला जाता है, चाहे असंगत भी बोलते हैं। एक और नाम अपने जान गए असंगत, कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेहतर से। इसका तीन नाम हमने लिखा। तीसरा इक्वेशन है जो कि लाजवाब है और बेहतर है, इसी पर दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको शिक्षक लोग बनवाते हैं और बताते भी हैं। तीसरा जो है थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, चलिए देखिए जाए। तीसरा जो होगा a1 बटा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। इसको बोला जाता है एक हल। इसका हम नाम बदल के लिख रहे हैं। इसका नाम एक हल, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए देखते हैं। एक हल, चाहे इसका नाम है अद्वितीय हल, चाहे इसका एक और नाम है प्रतिच्छेद। पहला नाम इसको मैंने लिखा, दूसरा भी लिखा, तीसरा लिखा, चौथा इसका एक और नाम भी है संगत। ठीक है, इस तरह से आप इन समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें और एक फॉर्मूले हैं, आगे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए क्या है। इस समीकरणों को आप जब बनाते हैं तो बनाने के लिए जो होता है, ये जो मैंने लिखा है, यहाँ फिर से देखा जाए, ये जो मैंने इन सबको लिखा है ये ग्राफीय विधि द्वारा लिखा है। ग्राफीय विधि होता है, तो ग्राफीय विधि द्वारा यह लिखे हैं। और एक होता है आपका बीजगणितीय रूप में लिखना होता है। बीजगणितीय रूप में किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। बीजगणितीय रूप में लिखा जाता है
तो आप बीजगणितीय रूप में 3 तरह से लिखा जाता है, 3 तरह से बनाया जाता है। पहला आपको बनाने के लिए नियम मिलता है विलोपन विधि। आप पढ़े होंगे, आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे विलोपन विधि। दूसरा विधि आप पढ़े होंगे, दूसरा विधि आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा और लास्ट विधि आप पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तीसरा और लास्ट विधि है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो क्या बच्चों आपको मालूम है ब्रज गुणन विधि? अगर नहीं मालूम है तो देखिए हम लिख रहे हैं, ब्रज गुणन विधि में आपको x का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर x का फॉर्मूला मालूम है तो डायरेक्ट इसमें निकल जाएगा। x इक्वल टू होता है b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, इसी तरह से y का भी फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस, थोड़ा हम इसको आगे कर लेते हैं, इसी तरह से y का भी फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ये दो फॉर्मूले आपको द्विब्रज गुणन के द्वारा जल्दी ही आंसर कर देता है। अगला जो एक्सरसाइज आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। चलिए द्विघात समीकरण भी आप समझ लेते हैं, फॉर्मूला है। चौथा जो पाठ आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको ये बात आपको याद रखना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c जो होते हैं द्विघात समीकरण में होते हैं, जिसमें आप d निकालते हैं जिसका नाम है विवेचक। विवेचक चाहे विविक्त कर बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac। ये पहले फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका मूल बराबर होता है, मूल बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। कहीं कहीं ये लिखा जाता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, ये लिखेगा b² माइनस 4ac, ये लिख देगा, अब बटा लिख देगा मेरे प्यारे दोस्त 2a। इसमें भी और होते हैं, ठीक है ना। एक और होता है, ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात, सॉरी ये नहीं, क्या मैंने बताया अभी, हाँ यहाँ देखा जाए, हाँ b² माइनस 4ac। यहाँ 3 और हम लिख रहे हैं आपके सामने, देखिएगा जो d का मान है, d का मान अब मैंने लिखा b² माइनस 4ac। अगर d का मान b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर होता है, तो हम कहेंगे वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। अगर अर्थात कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो b² माइनस 4ac है इसका मतलब d है, तो d बराबर 0। अगर d का मान 0 आता है तो क्या कहेंगे, वास्तविक और समान है। नहीं लिखे हमने वास्तविक और समान, ये मूल नहीं लिखना था, वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान है। दूसरा हमारा है, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा ये होगा b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac 12 आता है, जो वैल्यू होगा यानी 0 से 12 होता है, यानी d का जो मान है 0 से 12 अगर आता है, यानी 1 2 3 4 5, यानी प्लस में आएगा 1 2 3 4, 12 माना जाता है, ठीक है। यानी 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 है, क्या है 0 से 12 है। तो अगर यह आता है तो क्या कहिएगा इसे, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट हम लिखेंगे, तीसरा जो आपके लिए पॉइंट हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट होगा b² माइनस 4ac अगर 0 12 हो जाता है, ठीक ना, यानी d का जो मान है, d का मान है छोटा होगा 0 से, तो कहता है वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है, नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कभी भी मूल निकाला जाता है मेरे प्यारे भाई, कभी भी आप मूल निकालते हैं तो आपके शिक्षक ने आपको बताए होंगे कि कभी भी मूल निकाला जाता है तो समान वाले को
ठीक है ना, और असमान वाले को निकलता है, इसका कभी भी मूल नहीं निकाला जाता है। अगला एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं एपी के बारे में, ध्यान से देखिए। पांचवा जो एक्सरसाइज आपको करना है एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में आपको एक पहला फॉर्मूला यह मिल जाता है आपको, डी यानी कि कहने का मतलब डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी पहला पद a1 को बोला जाता है, दूसरा पद a2 को बोला जाता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। दूसरा फॉर्मूला आपको मिलता है अंतिम पद को बोला जाता है n, अंतिम पद बराबर क्या होता है, इसे एल भी बोला जाता है, कहीं कहीं टीएन भी लिखा जाता है, ये सब एक ही जैसा है। यानी तीनों का फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और चौथा और तीसरा और लास्ट फॉर्मूला अगर देखने के लिए मिलता है सम ऑफ नंबर इक्वल टू एस एन बराबर क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एस एन बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तीन फार्मूले से एपी का चैप्टर का अधिकतर सवाल आप सॉल्व कर ले सकते हैं और आसानी से इसे बता सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं बना रहूँगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते मेरे प्यारे भाई।